ऑल राइट, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय शर्मा। देखो हमारा बहुत ही अमेजिंग अच्छा हमारी क्लास इन आर बहुत प्यारी सी क्लास 11th की क्लासेस ऑल्सो। अच्छा जी, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक सा। ठीक है जी, हम कर रहे थे वेरियस डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं, या फिर वेरियस डिफरेंट व्यूज ऑफ साइकोलॉजी जो हिस्टोरिकली अभी तक आए हैं हमारे। सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म दिया तो एडवर्ड टी टीचर ने था, बट हम सिंपली विलियम वुड का नाम लिखते हैं इसमें। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन्होंने खोली थी, कहाँ खोली थी? लीप्जिग, जर्मनी में खोली थी भैया। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने बोला था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस वगैरह बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड को पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं जो पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। जर्मनी की चीज थी ये। उसके बाद फंक्शनलिज्म आए। फंक्शनलिज्म अंग्रेजों का था, यानी यूएस का था, विलियम जेम्स ने दिया। ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ खोली थी? कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में खोली थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्यों पढ़े, हम पढ़ेंगे कि व्हाट डज माइंड डू, यानी हम फंक्शंस ऑफ माइंड पढ़ेंगे, है ना, कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ कलाब करता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास काफी सारे वो थे। लेट मी शो यू। If I share my whole screen, that would be better. And let me share, है ना। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे थे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या क्या करता है। लेट्स सी व्हाट डज इट एक्चुअली डू। ऊपर चलते हैं। ये तो हो गया फंक्शनलिज्म। ये देखो फंक्शनलिज्म क्या क्या कहता है, ये कहता है हाउ डज माइंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ता है ये। व्हाट ऑल डज माइंड डू, हाउ डज माइंड हेल्प पीपल इन डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, कैसे माइंड लोगों को एनवायरनमेंट के साथ डील करने में हेल्प करता है, कैसे लोगों के बिहेवियर को सेटिस्फाई करते हैं, लोग अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले बिहेवियर होते हैं। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन कही थी किसके बारे में? कॉन्शियसनेस के बारे में। ये ऑन गोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस होती है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। और फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट। किसने दिया? तीन लोगों ने दिया, कोहलर, काफ्का और वर्दाइमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, जीवन भर याद आएंगे। ठीक है जी। तो कोहलर, काफ्का और वर्दाइमर ने गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी थी कि आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस आर मोर देन द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन। कि भैया हमारे जो अलग अलग कॉन्सेप्चुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस है, जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे को इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारे उसका जो एक्सपीरियंस है, वो उससे बियॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इवन दो हमारे को जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड देते हैं, बट उसका जो मीनिंग है और उससे जो इन्फरेंसेस निकालते हैं वो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं। और वो एक ऐसी चीज है जो सेंसरी ऑर्गन्स नहीं देते हमें। सो हमारा जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो मच मोर देन इन दोनों का सम होता है, हमारे परसेप्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स का। इन्होंने एक और बात बोली थी कि एक्सपीरियंसेस आर होलिस्टिक। क्या बोला इन्होंने? एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं हमारे? होलिस्टिक होते हैं। होलिस्टिक बोले तो कि भैया कि इट इज मेड अप ऑफ बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स। नंबर वन, हमारे एक्सपीरियंसेस, और किसी भी एक्सपीरियंस को समझने के लिए उसके बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड यहाँ पे लगाते हैं एक इंपॉर्टेंट सी लाइन, ये लीजिए। आज हम पढ़ेंगे गेस्टॉल्ट स्कूल के बाद बिहेवियरिज्म। यहां तक का सबको पता, समझ आ गया? बताओ भाई, यहां तक का समझ आया? चलो, बिहेवियरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के चैप्टर्स में हम बिहेवियरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। बिहेवियरिज्म में क्या शब्द आ रहा है, पहले तो मेरे को ये बताओ। बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश प्रिया। क्या दिखाता है ये? बिहेवियर। इट स्टडीज बिहेवियर। नंबर वन, बिहेवियरिज्म क्या करेगा भैया? बिहेवियर को स्टडी करेगा, है ना। इसको दिया कब था और किसने दिया था? तो 1910 में। इसके वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है जी। 1910 में आया था ये। और ऐसा नहीं है इसका कोई पर्टिकुलर फाउंडर था, लेकिन इसके मैं कहूंगा संस्थापक, यानी इसके जो फाउंडिंग फादर्स है, यानी एक बंदा नहीं है बट मल्टीपल इंसान है। वो कौन कौन थे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो जॉन, लिखते जा रहे हो ना आप लोग? लिख रहे हो? यस सर। जॉन वॉटसन नंबर वन, पहले मनुष्य थे बिहेवियरिज्म के। नंबर टू, इवान पावलोव, रशियन थे इवान पावलोव। ठीक है जी। और आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा एक अच्छी चीज सिखाऊंगा, मैं आपको तो बिहेवियरिज्म का एक थोड़ा सा दिखाऊंगा कि होता कैसा है, ताकि आपको इंटरेस्ट जागे। बी एफ स्किनर, बॉयफ्रेंड स्किनर नहीं, बी एफ स्किनर।
ठीक है जी, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन वॉटसन, इवान पावलोव एंड बी एफ स्किनर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं ऑफ बिहेवियरिज्म। लिख लिया यहाँ तक? यस सर, आप एक बार फंक्शनलिज्म का नोट्स दिखा सकते हैं प्लीज? फंक्शनलिज्म का नोट्स मैं अवश्य दिखाता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट ले लो उसे। ये लो, ऊपर जाते हैं, ये लो जी, जूम आउट कर देता हूँ, ये लो। यस सर, थैंक यू। ठीक, कोई नहीं जी, वेलकम, गुड, यू आर इंटरेक्टिंग मोर। एक क्लास के बाद देखो कितना खुल गए तुम, अच्छी बात है। नाउ क्या क्या स्टडीज बिहेवियर, फाउंडिंग फादर इसके 3 थे, जॉन वॉटसन, इवान पावलोव एंड बी एफ स्किनर। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं भाई। अब हमारे बिहेवियरिज्म कहता क्या है? इट फोकसेस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें, व्हाट डज द बिहेवियरिज्म से? नंबर 1, इट फोकसेस ऑन, ये यू है भैया, और ये एक सेकंड अच्छा नहीं बना यार, it focuses on what is very important, observable and testifiable and verifiable, है ना? Verifiable, very important। एक बात बताओ आप लोग, क्या आप इंटेलिजेंस को देख सकते हो? नहीं देख सकते, है ना? क्या आप कॉग्निशंस को देख सकते हो? बता, नहीं देख सकते। तो क्या ये चीजें ऑब्जर्वेबल है? जी बिल्कुल भी नहीं है ना? कोई चीज वेरीफाइबल मोस्टली कब होती है? जब हम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। वेरीफाई मतलब हम चेक कर सके वो चीज सही है कि नहीं है। अगर मेरे को चेक करना है कि आपके आंसर सही है, तो क्या वो ऑब्जर्वेबल, यानी मेरे पास उनका पीडीएफ होना चाहिए? एब्सोल्युटली होना चाहिए। अगर मेरे पास वो पीडीएफ नहीं है, तो मेरे पास बस एक थॉट प्रोसेस है दिमाग में कि हाँ इन लोगों ने तो किया है, बट कैसा किया आई डोंट नो, है ना? सो ऐसी चीजें ऑफ ह्यूमंस जो ऑब्जर्वेबल है। साइकोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं? हमारे बिहेवियर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? बिहेवियर्स। बिहेवियर्स में क्या क्या आता है भैया? एवरीथिंग कम्स अप इन बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, लर्निंग। अच्छा जी, अब आप कहोगे सर लर्न तो हम याद करते हैं, है ना, बट हम कई बिहेवियर्स लर्न करते हैं जीवन में। जैसे पैर छूना, हमारे सोसाइटी के अंदर पैर छूना एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लर्न करते हैं, है ना? बताओ, यस सर। है ना? और मैं आपसे कहूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना भी हम सीखते हैं, और वो एक ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि इवन तो मैंने कहा बंदे ने गाड़ी चलानी सीख ली, वो एक थॉट है, लेकिन उसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ उसकी गाड़ी चलानी देखते हुए। अच्छा जी, तो बिहेवियर्स में लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा जी, और किसका पार्ट होता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज का बिहेवियरिज्म में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, काफी ज्यादा लोग फैसिनेटेड होते हैं बॉडी लैंग्वेज से, है ना? ये देखो जी, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से ही लैंग्वेज भी आती है, यानी हमारे पास इसमें कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली क्लास में नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये आपको आगे की जेस्ट देता है। ठीक है जी, इसलिए आज आपको देखो क्या है ना, 11th के अंदर हमें ना हर चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आगे जब पढ़ेंगे ना 12th में तो बहुत फायदा हो। लर्निंग, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, है ना? लैंग्वेज इसमें ही आ जाती है, लैंग्वेज है तो कम्युनिकेशन में ही लैंग्वेज आ जाती है। अच्छा जी, लर्निंग हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, और क्या होता है भाई बिहेवियर्स में? हम्म और क्या होता है हमारे बिहेवियर्स में? बेसिकली तो यही है, आगे चलते हुए तो और देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, अगली लाइन। इन्होंने कहा व्हाट इज साइकोलॉजी। देखो हर एक के हिसाब से साइकोलॉजी अलग होती है। इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब व्हाट इज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देम? रिस्पॉन्सेज व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ बिहेवियर? व्हाट इज अ, मैं थोड़ा साइड जाता हूं, बिहेवियर, व्हाट इज अ बिहेवियर? ये क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका आंसर क्या है?
any response that we अच्छा नहीं बना, that we produce towards what? A stimuli. स्टिमुलाई क्या होता है? ऐसी चीज जो हमारे को रिस्पॉन्स देने में मजबूर करती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको चप्पल उठा के मारी, तो दैट इज हर रिस्पॉन्स। और आपका स्टिमुलस उनका, लेकिन उनको उन्होंने मारी क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे नंबर कमाए हो सकता है तुमने बदतमीजी करी हो, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज अ स्टिमुलाई। सो एनी रिस्पॉन्स दैट वी प्रोड्यूस। अच्छा, इसी से याद आ गया, हमारा बिहेवियर में अग्रेशन और पर्सनालिटी आ जाती है। पर्सनालिटी ऑब्जर्वेबल होती है कि नहीं होती? ऑब्जर्वेबल है ना भाई, ऑब्जर्वेबल तो होती है। सो एनी रिस्पॉन्स दैट वी प्रोड्यूस टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, दैट इज अगेन वही इंपॉर्टेंट शब्द डालने हैं, ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल भी है क्या? एंड स्टडीड ऑब्जेक्टली, measurable and studied objectively। ऑब्जेक्टिवली का मतलब समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है व्हाट इज बिहेवियर्स में से। आई होप ये इसके ऊपर आ जाए। नहीं जी, बहुत गंदा लग रहा है, इसको इससे कर देते हैं। वाह, हमसे तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा अच्छा सा। एनीवेज, लिखते जाओ आप लोग, लिख लो तो बता देना। यस सर। लिख लिए सर। लिख लिए? अरे यार, ये तो क्या हो रहा है? अच्छा, स्क्वायर नहीं बना, तो चलो इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। और इसका कलर बदलते हैं थोड़ा, है ना। कलर बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, छोड़ो। So what is behavior? Any response that we produce towards a stimuli that is observable, measurable and as well as studied objectively। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ऑब्जर्वेबल हो, देख सकते हो आप उसे, मेजर कर सकते हो कितना है। अरे एक बार बताओ, मम्मी को कितना गुस्सा आ रहा है? कभी कभी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी मम्मी को कम गुस्सा आता है। सो कम ज्यादा का जो खेल है वो क्या है? हमारा ऑब्जर्वेबलनेस। और आखिर में स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या है कि एक बात बताओ, मेरी मम्मी ने मेरे को चप्पल मारी, है ना, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है प्रिया? ये अग्रेशन है या ये हैप्पीनेस है? बताओ, अग्रेशन। अकॉर्डिंग टू जानवी क्या ये प्यार है या एग्रेशन है? अग्रेशन। अग्रेशन है ना। और यही मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हो? एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, यानी उसका वन राइट आंसर होता है, वन राइट आंसर होता है चीजों का। तो हम उसको ऐसे पढ़ सकें कि मेरे अकॉर्डिंग अग्रेशन है, आपके अकॉर्डिंग प्यार है, ये चीज ना है, सबके अकॉर्डिंग वो अग्रेशन ही रहे। समझ रहे हो? सबके अकॉर्डिंग अग्रेशन ही हो। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? हम उसे ऐसे पढ़ें कि सबका व्यू पॉइंट उस चीज की तरफ सेम टू सेम हो। ठीक है, समझ में आया? बताओ भाई लोग, दोनों बताओ, नहीं सर, क्या समझ नहीं आया? पूछो। ऑब्जेक्टिवली वाला। ऑब्जेक्टिवली वाला नहीं आया, चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की ना, ऑब्जेक्टिव की एक डेफिनेशन होती है, ये देखो आप आगे भी पढ़ोगे ऑब्जेक्टिविटी की। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली लिखा हो या ऑब्जेक्टिविटी लिखा हो, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? आओ देखते हैं, कुछ कूल सा बनाते हैं इसके अराउंड। सो ऑब्जेक्टिविटी इज व्हेन two or more psychologists analyze, क्या करते हैं भैया? Two or more psychologists analyze the same response, कह लो या कहो सेम इंडिविजुअल, या मैं कह रहा हूँ सेम इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में कुछ भी हो सकता है, कॉग्निशन हो, बिहेवियर हो, यू गेट द पॉइंट, राइट? So when two or more psychologists analyze the same individual
using same techniques should always conclude, नहीं, या फिर should always come on the same result. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? जब दो से अधिक साइकोलॉजिस्ट सेम बंदे को सेम तरीके यूज करके बता रहे हैं, तो उसका आंसर यानी उस बंदे की ऑब्जर्वेशन जो हो रही है, उस बंदे का हम एनालिसिस जो कर रहे हैं, उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? चलो इसका मतलब समझते हैं। ऑब्जेक्टिव, एक चीज बता दूं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? 2+2, जानवी अकॉर्डिंग टू ये क्या होता है 2+2? 4. और उसके प्रिया के अकॉर्डिंग क्या होता है? 4. 4। अगर मैं लिखूंगा इसका आंसर 5, तो क्या 5 आंसर सही है? नहीं, सिर्फ 4 ही सही आंसर है। सो इसका 1 राइट आंसर है। प्लस अगेन हम दो या दो से अधिक साइकोलॉजिस्ट थे, हमने सेम इंडिविजुअल्स यानी सेम बंदों को देखा जाए तो सेम मेथड लगा के यानी एडिशन करी, तो हमारा सेम रिजल्ट आया। वही सब्जेक्टिविटी की बात करता हूं मैं। व्हाट इज सब्जेक्टिव? तो आओ सब्जेक्टिव दिखाते हैं तुम्हें। तो एक चीज होती है हमारी साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट, और इनको आपको आगे आने वाली फोटोज उसमें भी दिखेगा ये। ठीक है जी, कॉपी करते हैं इमेज, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे एक चीज बताओ, सब्जेक्टिविटी में आप लोगों को इसमें क्या दिख रहा है? एक एक करके पूछते हैं। व्हाट डू यू सी? आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? आप लोग ये बताओ। कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई एनिमल दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है? एक एक करके पूछूंगा, पहले आप आराम से देख लो। ठीक है, चलो प्रिया आप बताओ, आपको इसमें क्या दिख रहा है? सर फेस है। एक फेस है। अच्छा जी, अच्छा। व्हाट अकॉर्डिंग टू जानवी? जानवी का क्या दिख रहा है? सर ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिख रहा है एंड घोस्ट की इमेज है। घोस्ट की इमेज है। कोई उसमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं? ये ब्लैक एंड व्हाइट तो है, हमें पता है, इंक ब्लॉट है, इंक डाल रखी है, लेकिन इनमें कुछ मीनिंग मेकिंग करने की कोशिश करो कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। जैसे हम आसमान में तारे देख के कहते हैं ना, वो देखो बादलों को देखते हैं, वो देखो उसमें कुत्ता बन रहा है, इसमें स्माइल बन रही है, ऐसे इसमें क्या बन रहा है बताओ अकॉर्डिंग टू यू। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को तो यहाँ पे 2 पिग दिख रहे हैं। ये देखो, ये 2 पिग है जिनके बड़े बड़े कान है। ये देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है यहाँ पे। फिर मुझे थोड़ा बहुत ये एक बीटल जैसा कीड़ा भी लग रहा है, जिसके बड़े बड़े पंख हैं, बटरफ्लाई लग रही है। और बताओ तुम्हें और क्या दिख रहा है? किसी को फेस दिख रहा है? बताओ। मेरे को क्रो दिख रहा है थोड़ा। क्रो दिख रहा है ना? सो आपको क्या दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। इसमें है क्रो दिख रहा है किसी को बीटल दिख रहा है, किसी को फेस दिख रहा है। ये क्या है? डिफरेंट कंक्लूजन्स। अब अगर ये चीज डिफरेंट कंक्लूजन्स पे आ रही है, तो ये ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी? हम 3 साइकोलॉजिस्ट है, सेम चीज के अंदर डिफरेंट आंसर बता रहे हैं। सो इज इट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? बताओ। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। प्रिया अकॉर्डिंग टू यू? हाँ सर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। तो अब आपको ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि ऑब्जेक्टिविटी वो होती है कि भैया सबका आंसर सेम आए, ये चीज एक फैक्ट हो। वहीं सब्जेक्टिविटी में क्या है, हमारा खुद की चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज लव? किसी के अकॉर्डिंग लव, वो था ना, वो एक मूवी थी शाहरुख खान की, आपके अकॉर्डिंग पापा प्यार क्या है? तो वो कहता है प्यार दोस्ती है, तो कहेगा प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कहेगा प्यार मम्मी पापा है। हर एक के लिए प्यार की डेफिनेशन अलग है। कहेगा कहा प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है ना? तो हर एक के हिसाब से प्यार की एक अलग डेफिनेशन है। सो दैट इज अगेन एक सब्जेक्टिव थॉट, एक सब्जेक्टिव थिंग। समझ में आया? ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी भाई, बताओ। समझ में आ गया?
अच्छे से समझ आ गया दोनों को? कोई दिक्कत है तो जरूर पूछो। अब यहाँ पे ना एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इन्होंने ये, अब इन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया? अब इन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया? सबसे पहली बात तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को, सब्जेक्टिविटी और ये कॉपी करना था। क्यों नहीं करना था? आपको जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर भी तो मिल गया ना। अब आगे जाके ऑब्जेक्टिविटी जब याद नहीं आएगी तो नोट्स ही तो देखे जाते हैं। नोट्स का मतलब ही यही होता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन लिखते हो जो आपको पता है आगे काम आएगी जीवन में, समझ रहे हो, पढ़ाई में काम आएगी, तो आप उसको लिख लेते हो। डजेंट मैटर कि वो उस सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं, बट अगर वो इम्पोर्टेंट दिख रही है तो उसे लिखो, ठीक है। चलो भाई, लिख लो तो बता देना। एक सेकेंड लो। भैया आपने लिख लिया? यस सर। गुड गुड। चले आगे। यस सर। चलो, तो हमने ऑब्जेक्टिविटी देख लिया। अब इन्होंने किस किस को क्रिटिसाइज किया? सबसे पहले तो स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज किया, है ना। इन्होंने और क्या बोला? सेड माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल। इन्होंने कहा कि भैया माइंड तो ऑब्जर्वेबल होता ही नहीं है, तो हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। आप गलत बोल रहे हो। देखो, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस। दोनों समझाए थे लास्ट क्लास में क्या होते हैं माइंड और कॉन्शियस। ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, पागल हो क्या। अब ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं थे, क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे कुछ ना कुछ ठीक ही था। ऐसा नहीं है कि कोई गलत था कोई सही था, सब सही थे। और उन सब के छोटे छोटे सही को लेके हमने एक बड़ा सही बनाया, जो कि आज की साइकोलॉजी होती है, ठीक है। सो दैट इज, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड इन सबकॉन्शियस। माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल, इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव, कैन नॉट बी वेरीफाइड। वो सेम बात ही है। और उन्होंने क्या कहा? मेथड्स यूज्ड इन, ये देखो, मेथड यूज्ड इन स्ट्रक्चरलिज्म, दैट इज, क्या होता है भैया? इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट, क्या नहीं है भैया? ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल। ऑब्वियसली बंदा कुछ भी बोल रहा है, बंदा कह देगा मेरे अंदर तो भगवान है, तो आप क्या मान लोगे उसकी बात कि मेरे अंदर भगवान है? ऑब्वियसली नहीं मानोगे ना, कि आपके दिमाग में आपके अंदर क्या चल रहा है जी, मेरे अंदर तो इस समय सांप चल रहा है। समझ रहे? इवन दो इट इज अ टाइप ऑफ हेलुसिनेशन जो हो सकती है इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। पर अभी आपको एक जनरल एग्जांपल दिया था, लिख लो तो बता देना भाई, और ये बात इंपॉर्टेंट है। रिटर्न। क्या लिखा है? Method used in structuralism, that is introspection, is not objective and verifiable. ठीक है? अरे वाह, क्या बात है। And we have shapes as well. चलो ये बना के देखते हैं। उप्स, चलो अगली बार से इसी पे लिखेंगे, ठीक है। हो गई बात यहाँ पे? हो गया? लिख लिया? हाँ सर। यस सर। गुड, आगे चलते हैं। तो भैया अब यहाँ तक की बात तो बेसिकली हो गई बिहेवियरिज्म की, लेकिन बिहेवियरिज्म का ना थोड़ा सा एक वो देखते हैं यार, एग्जिस्ट देखते हैं, व्हाट एक्चुअली इज बिहेवियरिज्म, ठीक है। अच्छा चलो, मैं इसमें ना थोड़ी सी आपसे बातचीत करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है? बताओ, जानने की क्या है, क्या खाते हो? आपको सबसे फेवरेट क्या लगता है खाने में? एनीथिंग व्हिच इज टेस्टी।
क्या बात कही है, क्या बात कही है। करेले अच्छे लगते हैं? नहीं, वो टेस्टी नहीं है ना। होते हैं, कई बार तो टेस्टी बन सकते हैं। कोई भी जवाब दो। जैसे मेरे को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव मोमोज, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को, मतलब मजा ही आ जाता है। चलो तुम बताओ प्रिया, तुम्हारे हिसाब से क्या है तुम्हारा फेवरेट डिश, क्या है? जरूरी नहीं है कि घर की हो, बाहर का फास्ट फूड भी हो सकता है। पर्टिकुलर डिश नहीं है, जो मिल जाए तीन खा चार, लो। तीन चार जानवर वानवर हो कि जो मिल जाए खा लेंगे, घास फूस खा लोगे तुम? है? नो सर, सिर्फ वेजीज कुछ भी खा लेते हैं। वेजिस कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कुछ तुम्हें सब अच्छा लगता है, कुछ अच्छा ज्यादा अच्छा लगता ही नहीं है? सिर्फ दो चीजें जो पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद? सिर्फ बैंगन का भरता और तोड़ी की सब्जी। तोरी की सब्जी तो पसंद होनी भी नहीं चाहिए, वो तो खराब चीज होती है। मेरे को खुद नहीं पसंद। लेकिन बैंगन का भरता तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा एक बार बताओ, ऐसी कौन सी डिश है जो मम्मी बनाती है या कुछ भी सब्जी बनाती है, कोई भी कुछ भी बनाती है, तो जैसे ही तुम सूंघते हो, या तुम सपोज कहीं बाहर गए हो फास्ट फूड ऐसा कोई, जैसे जैसे ही सूंघते हो मुंह में पानी आ जाता है, ऐसी क्या चीज है? जैसे मेरे पास तो मम्मी है। के हाथ का खीर। मम्मी के हाथ का खीर। खीर, जैसे जब खीर बन रही होती है तो मुंह में पानी आ जाता है? हाँ सर, हमको बहुत पसंद है। अरे वाह, जानी वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या ऐसा है? ग्रेवी मोमोज। ग्रेवी मोमोज, ये देखो, आए ना, आए ना ग्रेवी मोमोज बाहर। जब वह जैसी उनकी स्मेल आती है, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया कतई, है ना, एकदम मुंह में पानी सा आ जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली एक ऐसा फिनोमेना जो बिहेवियरिस्ट स्टडी करते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग विच इज अ टाइप ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है जो हम बिना सोचे करते हैं, और ये हो जाती है। क्या हुआ, हमारे दिमाग में एसोसिएशंस बन जाती है चीजों के बीच में। क्या चीजों के बीच में एसोसिएशन बन जाती है? कि उस खाने का जो टेस्ट है, ठीक है जी, क्या हुआ सबसे पहले, क्या हुआ, आपने पहली बार मम्मी के हाथ की खीर खाई, आपको बहुत यमी लगी, है ना। अब जब भी कोई चीज हमें यमी लगती है ना चीज, तो हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट करना चाहता है। तो डाइजेशन में सबसे पहले क्या आता है? सलाइवा आता है, राइट। आपने एक बार खाई खीर, मजा ही आ गया, मम्मी क्या खीर बनाई है। आपने अगली बार खीर खाई, आपको और अच्छी लगी। तीसरी बार तक ना बॉडी समझ गई कि भाई ये जो खीर है ना, ये बड़ी टेस्टी चीज होती है। अब जब हम खीर खाते हैं, नाक बंद करके तो खाते नहीं है, है ना, उसकी स्मेल भी अंदर जाती है। तो खीर के टेस्ट के साथ साथ उसकी स्मेल भी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, हमारे दिमाग ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा जी, और उसने क्या देख लिया कि अब इन दोनों में से जो भी जब भी होगा ना, मैं बहुत सारा सलाइवा निकाल दूंगा, इसको मजेदार खाएंगे, इसको अच्छे से डाइजेस्ट वाइजेस्ट करेंगे, है ना। आपने जैसे ही सूंघा, आपके मुंह में पानी आ गया। ये क्या है? ये एक बिहेवियर है, और ये एक टाइप ऑफ नॉन वॉलंटरी बिहेवियर है। क्या आपका अपने सलाइवा के ऊपर कोई कंट्रोल होता है उस समय, या वो आ ही जाता है? हम्म, वो आ ही जाता है। वो आ ही जाता है। वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट, राइट। और ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है, ये बिहेवियर स्टडी करते हैं। और इसकी एक स्टडी है जो इवान पावलोव ने करी थी, उन्होंने डॉगीज के ऊपर करी थी। तो इवान पावलोव क्या थे, ये एक रशियन वो साइकोलॉजिस्ट कहाँ थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। ये होते ना लोग जो, मतलब उस समय वो क्या था ना, पहले के जमाने में सब कुछ इतना आसानी से था नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो लोगों को पता ही नहीं थी। और उसमें वन ऑफ द थिंग्स थी कि वो ना चाहते थे कि डॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ही वांटेड टू स्टडी दैट। तो उन्होंने डॉगी को ना एक apparatus से लगा रखा था, कि उसके ना यहाँ पे एक पाइप लगा रखा था, कि जैसे उसके मुंह में कोई सलाइवा वलाइवा है ना, तो मैं कलेक्ट करूंगा कितना सलाइवा आता है खाना खाते हुए, ये देखने के लिए कि अच्छा डॉगीज में इंसान से ज्यादा आता है, इंसान से कम आता है, फिर अंदर खाना कितना जाता है ना। तो यह चीज उन्होंने सोची करने की। अब क्या हुआ ना, उनके घर के उनके ना, तुमने देखा है मूवीज के अंदर होता है, अंग्रेजों के दरवाजों पे एक ऊपर घंटी होती है, जैसे दरवाजा खोलोगे तो ऐसे घंटी बजती है, टंग टंग ऐसे बजती है। देखा तुमने कभी मूवीज में अंग्रेजों के दरवाजों पे होता है? देखा क्या? है ना, नो देखा है। सर। नहीं देखा तो मैं बोल रहा हूँ होता है, ठीक है, बात खत्म। तो अब क्या हुआ, जब भी इवान पावलोव उस दरवाजे के अंदर आते थे, उस डॉगी के पास, है ना, खाना लेके आते थे, तो वो घंटी साथ साथ बजती थी, जैसी वो आते थे वो घंटी बजती थी, तो वो खाना देते थे। अच्छा जी, और उन्होंने जैसे ही खाना डॉगी के सामने रखा, जैसे हमारा हाल होता था, खीर खाते ही मुंह में पानी वानी आ गया, डॉगी ने देखा ओए होए क्या खाना है, उसके मुंह से सलाइवा आ गया, सारा का सारा सलाइवा स्टोर हो गया एक बॉटल के अंदर। अब एक बार क्या हुआ, इवान पावलोव जो थे ना, वो खाना नहीं लाए, है ना, वो खाली डब्बा था। वो बेचारे तो सोच रहे थे कि खाना खत्म हो गया या कुछ भी हुआ, वो खाली डब्बा लेके अंदर आ गए। उन्होंने डब्बा डॉगी के सामने रखा भी नहीं। बट आपके हिसाब से सोचो क्या हुआ होगा, क्या लगता है क्या हुआ होगा?
डॉगी डर गया? नहीं। हुआ क्या कि डॉगी ने वो ऑडियो सुनी, उसको जैसी डॉगी ने घंटे की आवाज सुनी, उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया। बताओ, इवन तो वहां पे कोई खाने की स्मेल नहीं थी, ना खाना था ना कुछ था, लेकिन डॉगी के मुंह से सलाइवा आने लग गया। और इवान पाब्लो ने बड़ी चौंकाने वाली चीज देखी, मैं डाइजेशन डाइजेशन पढ़ रहा हूँ, बट ऐसा क्यों हुआ? खाना तो था नहीं, तो इसने ऐसे क्यों किया? और मैंने सोचा समथिंग इज देयर, कुछ तो है जो इसने दिमाग में कनेक्शन बना लिया अपने कि खाना इस घंटे के साथ आएगा। होता है। दैट इज वेयर क्लासिकल कंडीशनिंग की इजाद हुई। अगले चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। ये इंटरेस्टिंग लगा ये जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। अब यही चीज हम अपने जब अपने गली के डॉगीज हो गए या अपने पेट्स हो गए, उनको जब पालते तब भी हम करते हैं, हम पुछ पुछ करते ना, आओ 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 आओ, है ना? जब खाना देते हैं तो पुछ पुछ करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक बार उन्हें ऐसे इसकी आदत पड़ जाती है, तो चाहे आप पे खाना ना भी हो, स्टिल वो आपकी पुछ पुछ सुन के आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? कि उन्हें लगता है कि खाना मिलेगा। डू यू नो दैट? देखा कभी? Yes, sir, देखा है। है ना प्रिया, तुमने देखा? Yes, sir. है ना? तो दिस इज अ बिहेवियरिज्म की चीज विच इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा जी, ये चीज हो गई। उसके बाद हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी ना एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दे तो तुम लोग को, ताकि तुम्हें पता चले कि बिहेवियरिज्म में और क्या होता है। हमने लैंग्वेज की बात करी थी, है ना? डू यू नो लैंग्वेज को भी हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो यार ऐसा, अरे यार इंग्लिश फिर से पढ़नी पड़ेगी? नो, वी एक्चुअली स्टडी कि लैंग्वेज बनती कैसे है, फोनेटिक्स क्या होते हैं, उसके अंदर होमोफोन्स क्या होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो पूरी यूनिवर्सल हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। नॉट जस्ट दैट, हम पढ़ते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज एज वेल। ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वेज जिसमें हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है, वो मुंह से बोलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? Hi, Ami. हाय है इसका मतलब, प्रिया, अकॉर्डिंग टू यू? हाँ सर, हाय। हाय, बट इसका ना मतलब तो बाय भी हो सकता है, हो नहीं सकता? यस सर। तो दीज आर कॉल्ड एज गेस्चर्स। अच्छा जी, एक और चीज होती है आई गेज। अब देखो 7 पार्ट्स होते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। आई गेज, आंखों से किसी को देखना, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो कई बार होता है ना, जो लोग अंदर कॉन्फिडेंट है, लोग झूठ बोल रहे हैं, वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? यस सर। Yes. दैट इज ट्रू। कि एक बंदा जितने कॉन्फिडेंस से आपकी आंखों में देख रहा है ना, उससे पता चलता है कि वो बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना वो कॉन्फिडेंट है अपनी बात में। जब कोई बंदा अपनी बात में कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो क्या होता है, वो अपनी आंखें चुराता है, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हम आई गेज, है ना? ये होता है। अच्छा, फिर होता है हमारे बॉडी पोस्चर। ठीक है जी, ये बताओ, जैसे मैं हूं, सपोज मैं कभी आपके साथ ऐसे बैठा हूं, कभी क्या लग रहा है आपको मेरे बारे में? ऐसे बैठा हूं, व्हाट डू यू थिंक मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस समय? बताओ। You are feeling sad about something? आई एम फीलिंग सैड। हाउ अबाउट यू प्रिया, तुम्हें क्या लगता है? यस सर, सैड। सैड, है ना? एब्सोल्युटली राइट। क्या हुआ, जब हम सैड होते हैं तो हमारे कंधे नीचे गिर जाते हैं, हमारा मुंह नीचे हो जाता है, हम थोड़ा सैड से होते हैं। वहीं जब मैं आपसे बात करूं, और बताओ क्या हाल चाल है आप सभी के, तो इसमें क्या ओवरली एक्साइटेड हो रखा हूं भैया मैं, है ना? हैंड मूवमेंट, इसको भी पढ़ते हैं हम, या हम अपने हाथ कैसे हिलाते हैं। अच्छा जी, दो दो प्रकार के बच्चे देखोगे आप। जब भी कोई बच्चा स्कूल में प्रेजेंटेशन देता है, जो कॉन्फिडेंट वाला होता है वो अपने हाथ चलाता है, वहीं जो अंडर कॉन्फिडेंट है वैसे हाथ पीछे करके, सो इन टुडेज प्रेजेंटेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस दिस दिस, हाँ ये हाँ, वो हाँ हाँ, यस यस ओके। वो अपने हाथ नहीं हिलाता, ही इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। व्हेन कॉन्फिडेंट पर्सन एक्चुअली यूजेस हिज और हर हैंड्स, कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ये चीज वैसे होती है। हैंड्स हमारे बहुत हेल्प करते हैं हमारी बातचीत में। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ओवरऑल तुम लोग को समझ में आया कि बिहेवियरिज्म में पढ़ते क्या क्या है? यस सर। इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, पहले ही बता दो? बोरिंग लगा? हम्म नो सर। गुड। बोरिंग लगे तो बता देना भैया, हम बोरिंग चीजों को मजेदार करने की फुल कोशिश करेंगे। चलो, अब हमने एक और स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लिया, दैट इज बिहेवियरिज्म। अब ये जो अगले वाला है ना, ये है सबसे मजेदार, सबसे मजेदार। ठीक है जी,
दैट इज साइको एनालिस्ट। इसको बिहेवियर है तो साइको एनालिसिस कहेंगे हम इसे। अगला कौन सा आता है? नेक्स्ट वन है साइको एनालिसिस बाय नन अदर देन श्री श्री। कान पकड़ के इनका नाम लेते हैं हम हमेशा, ठीक है, एटलीस्ट मैं लेता हूँ क्योंकि बड़े इंसान हैं। इन्होंने देखा जाए ना साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे उसके अंदर 50% मतलब साइकोलॉजी को जो एक्चुअल नाम बना है ना इस दुनिया के अंदर, वो किसने बनाया? इस बंदे ने बनाया। अरे ये लाइन क्यों नहीं बन रही? हाँ जी, ये लो जी, ये लो जी। तो अगला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट, अच्छे से बनाते हैं। अब तो मेरा मन कर रहा है अच्छे से बनाने का। ये लो जी, दैट इज व्हाट साइको एनालिसिस। दैट इज, एक वाइट सा कलर लेते हैं, साइको, यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई कलर बताओ इस पे जो सूट करेगा, आई गेस ये अच्छा लगेगा। हाँ जी, साइको एनालिसिस। अरे भाई साहब क्या मतलब चीज है ये तो, गजब ही है ये तो, है ना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या हो गया यार, आप पागल वागल हो गए हो क्या, हैं बकवास की बातें कर रहे हो। तो साइको एनालिसिस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्या होती है आओ देखते हैं। हाँ जी, ओ वी कैन चेंज दिस कलर एज वेल। तो साइको एनालिसिस किसने दिया था? नंबर 1, इसके फादर कौन थे? हमारे सिगमंड फ्रॉइड साहब। फाउंडर कौन है? इनके एक ही है, वो है सिगमंड फ्रॉइड। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 में। कहाँ पे पढ़ेंगे हम? बहुत डिटेल में क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 में साइको एनालिसिस को। इन्होंने सबसे बड़ी बात तो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का। अभी देखते क्या क्या होता है, ठीक है जी। हाँ, इनकी ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। viewed human behavior as मैनिफेस्टेशन, अब ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है समझाऊंगा, ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा जी, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मैनिफेस्टेशन है अनकॉन्शियस डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट की। समझ नहीं आया सर कुछ भी, क्या पढ़ा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। अभी समझते हैं, ठीक है जी, अभी समझते हैं। एक बार लिख लो उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है जी। written. लिख लिया, चलो। अब ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या होता है, ठीक है जी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ना हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है इसको बताने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया, तो कहते हैं हम आइसबर्ग मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोड्यूस किया इन्होंने? आइसबर्ग मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रॉइड्स आइसबर्ग थ्योरी जिसे कहते हैं, है ना जी। कि कॉन्शियसनेस हमारी कैसी, हमारी पूरी पर्सनालिटी जो हम है, ये हम है इस समय, ठीक है जी। दिस इज वी राइट नाउ, ये पूरा हम है, ठीक है जी। अब ये जो हम है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी मेरी आत्मा के कह लो या मेरी पर्सनालिटी के कह लो या मेरे इंसान के 3 पार्ट्स हैं। कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। का प्री और सब दोनों नाम होता है, ठीक है जी। तो कॉन्शियस क्या होता है? व्हाट आई एम राइट नाउ, व्हाट आई एम राइट नाउ। सो ऑल द थॉट्स, एक्सपीरियंसेस वगैरह जिनको, ये देखो ये बेटर वाला है, all the thoughts, experiences and all
जिनको मैं अभी कॉन्शियसली अवेयर कर रहा हूँ, जिनको मैं अभी कॉन्शियसली अवेयर हूं जिनके बारे में, दैट इज माई कॉन्शियसनेस। अच्छा जी, अब ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी बैठे हो, है ना, आप मेरी ये क्लास देख रहे हो लाइव, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने अभी अभी देखा कि क्लास का ये जो प्रेजेंटेशन है ये बदल गई, आपके हाथ में पेन है, आपके सामने एक नोटबुक है, आप इस सब के बारे में कॉन्शियसली अवेयर हो कि नहीं हो? आप अपने कमरे में बैठे हो, मम्मी सामने है, या मम्मी अपने उसमें है, किचन में है, पापा आने वाले हैं, पापा आ चुके हैं, इस सब के बारे में आप इस समय अवेयर हो कि नहीं हो? बताओ। Yes, sir. दिस इज व्हाट Yes. आवर कॉन्शियस इज, दिस इज व्हाट आवर कॉन्शियस इज, वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ एंड आई एम अवेयर अबाउट इट इज आवर कॉन्शियस। ठीक है जी, इज आवर कॉन्शियस। वहीं दूसरी चीज पे आते हैं भैया, दूसरी चीज सबकॉन्शियस। अरे प्रिया एक बात बताओ, आपने कल रात को क्या खाया था? सर याद नहीं है। याद नहीं है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, डालो डालो, जोर डालो। अच्छा, आज हाँ सर, सुबह क्या खाया फ्राइड था? राइस खाए। अच्छा, फ्राइड आज राइस खाए थे? हाँ, कल तो फ्राइड राइस खाए थे रात में। अच्छा, और और आज सुबह क्या खाया? आज सुबह भिंडी और पराठा। अरे वाह, आई लाइक भिंडी, तुम्हें भिंडी अच्छी लगती है? हाँ, मेरा फेवरेट है। हैं, अरे वाह। आज मैंने सुबह आलू के परांठे बनाए, पता है, आई डिड, बहुत बढ़िया आलू के परांठे बनाए, मजा ही आ गया। एनीवेज, अब एक बात बताओ प्रिया, जब तुम इस क्लास में आए थे, अभी तुमने ज्वाइन करी, क्या तुम ये सोच के बैठे थे कि अरे सर आज मुझसे पूछेंगे, मैंने कल फ्राइड राइस खाया और आज मैंने भिंडी खाई, तो मैं तो इसको याद रखती हूँ, मैं सर को बताऊंगी, ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में आया था? हम्म? नो सर। नहीं आया। हुआ क्या इस समय, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है जी, मैंने आपसे एक चीज पूछी जिसके बारे में आपके पास नॉलेज थी, और वो नॉलेज कहाँ पे थी? ये नॉलेज थी आपके माइंड। बहुत बड़े मेमोरी में, मेमोरी में, ठीक है जी, हमारी मेमोरी के अंदर होती है। तो आपने इस नॉलेज को बाहर निकाला, यानी इस नॉलेज को बाहर निकाला, और अब आप इसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आ गए, है ना। अब आप इस बात के लिए अवेयर हो कि मैंने सर को बताया कि मैंने कल भिंडी खाई थी, इस बात के लिए आप कॉन्शियसली अवेयर हो गए हो। तो ये क्या था? ये एरिया जिसके अंदर ये सारी की सारी मेमोरीज स्टोर होती है, ठीक है जी, इस मेमोरी वाले एरिया को क्या कहते हैं हम? सब कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं हम? सब कॉन्शियस कहते हैं। समझ में आया क्या? सर ये नोट डाउन करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने को बेटा। ये चीजें आज लिख लोगे तो 12th में बहुत आसान हो जाएंगी, ये याद रखना। ठीक है जी, तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं जरूरी नहीं है कि हमेशा लिखूंगा लिखूंगा, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, है ना। जैसे कॉन्शियस इज ऑल द एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड परसेप्शंस दैट वी आर कॉन्शियसली अवेयर अबाउट, है ना। सबकॉन्शियस इज द मेमोरी एंड स्टोर्ड नॉलेज दैट वी हैव एंड वी कैन गेट कॉन्शियसली एक्टिव, नहीं, दैट वी कैन गेट अवेयर अबाउट इट बाय गेटिंग द नॉलेज इन आवर कॉन्शियस। मैंने उसको रिस्टोर कर लिया, अपने कॉन्शियस में मैं ले आया उसे। ठीक है, ये दो चीजें हो जाए तो बता सर आप देना। चेक करेंगे? डिक्टेट कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ, दोनों लिखो कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस is all the thoughts and perceptions that we are consciously aware of in the present। प्रेजेंट में मैं उन चीजों को जानता हूं, मैं उनके बारे में अवेयर हूं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें हो रही हैं, दैट इज कॉन्शियस। समझ में आया? लिख लिया तो बताना। यस सर। Written. Subconscious is the storehouse, storehouse, लिखो, storehouse of
all the knowledge and memory that we can get aware of only when we bring it in our consciousness, या कहो conscious। समझ में आया? लिखा 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 Yes, sir. मतलब क्या है जी इसका? ये ऐसी चीजों का स्टोर हाउस है, सारी नॉलेज है जिसके बारे में मैं हर समय तो नहीं सोचते रहता। हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है, मैं हर समय तो सोचते नहीं रहता, बट मैं उसके बारे में अवेयर हो सकता हूँ जब मैं उसको नॉलेज को सब कॉन्शियस से निकाल के कॉन्शियस में ले आऊं। ठीक है जी। फाइनल आखिरी वाला सुपर इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस, वेरी इंपॉर्टेंट। अनकॉन्शियस is the storehouse of all the thoughts, desires and conflicts। conflicts होते हैं लफड़े, conflicts about which we can, या कहो we are never aware of। ऐसे सोच, ऐसे थॉट्स, ऐसे परसेप्शंस, ऐसे बिलीफ्स, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे डिजायर्स जिनके बारे में हम कभी होते ही नहीं हैं अवेयर। अरे भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ पहले बोलो भैया, Sir, बोलो I बोलो। was saying which we can की बात क्या थी? विच वी कैन, या वी कैन हटा दो, विच अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, ऐसे जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. प्रिया आपने लिखा? Yes, sir. हाँ जी। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे क्या थॉट्स वगैरह हो सकते हैं जिनके बारे में अवेयर नहीं हो? अगर मैं किसी चीज के बारे में अवेयर ही नहीं हूँ तो वो मेरे अंदर हो कैसे सकती है ना? सो अनकॉन्शियस जो है ना, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, हमारी सारी की सारी खराब चीजों को अपने अंदर रखता है। किसको? सारी की सारी इल फीलिंग्स को, सारी की सारी खराब फीलिंग्स को अपने अंदर रखता है, दर्द को अंदर रखता है। स्टोर हाउस ऑफ आवर फियर्स, हमारे ऐसी फीलिंग्स, थॉट्स, ऐसे अर्जेस एंड मेमोरीज जो बड़ी अनएक्सेप्टेबल और बड़ी अनप्लेजेंट होती हैं, है ना? बड़ी अनप्लेजेंट होती हैं ऐसी चीजें। और मोस्टली सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था कि ये किसका स्टोर हाउस होता है? स्टोर हाउस ऑफ aggressive and sexual impulses। important, स्टोर हाउस ऑफ अग्रेसिव एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस। उन्हें ऐसी ऐसी बातें करी जो लोगों के लिए बड़ी अनएक्सेप्टेबल थी। कहते हैं क्या बात कर रहा है, सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं? कैसे कह रही, कैसी बातें कर रहा है, गंदी गंदी बातें। इनकी बातें तो बहुत गंदी होती जाएंगी अभी आगे जब हम क्लास चैप्टर 12 में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, है ना? इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ अग्रेसिव एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस। होती सबके अंदर है, अलग अलग लेवल में होती है, और ये इसका स्टोर हाउस होता है। तभी हम अवेयर नहीं होते चीजों के बारे में। इसीलिए जब हमारी एक सर्टेन एज हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे ये सेक्सुअल इम्पल्सेस हमारे अंदर आने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर बाद बच्चों के अंदर ये इम्पल्सेस आने लग जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी ओके। ठीक है भैया, सबके अंदर आती है। तो वी शुड नॉट बी, कैसी बातें कर रहे हैं हम, हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है जी, इट्स आवर सिलेबस,
इट इज आर साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है जी। तो ये ऐसी इम्पल्सेस होती है जिसके बारे में बंदा हमेशा अवेयर नहीं होता, इंसान के अंदर है बट उसके बारे में वो इतना एज सच अवेयर नहीं है बंदा कि मेरे अंदर ऐसी इम्पल्सेस है। तभी कई बार बच्चों को ऐसे इन चीजों से रिलेटेड जब ड्रीम्स आते हैं पहली बार, तो दे गेट वेरी मच फ्राइटेंड कि हाँ ये क्या देखा मैंने, हे छी यू। बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि उनके अंदर ये ऊर्जाएं हैं, ये अर्जेस हैं टू डू दी स्टफ। ठीक है जी। और यह इंसानों की एक्चुअली बायोलॉजिकल नीड भी है, तो इसके लिए हम किसी इंसान को ब्लेम भी नहीं कर सकते, है ना। तो हर इंसान की नीड होती है। उल्टा हर इंसान क्या, हर स्पीशी वांट्स कि भैया वो ग्रो करे। देयरफॉर अग्रेसिव इंपल्सेस क्यों, सर्वाइवल के लिए। और सेक्सुअल इंपल्सेस क्यों, सर्वाइवल के लिए। एक हमार को जिंदा रखती है, एक हमारी पीढ़ी को, हमारी स्पीशी को जिंदा रखती है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंसानों के अंदर, और ये दोनों ऐसे हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में रहते हैं। बेसिकली एक और बात कही थी उन्होंने, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ स्टोर ऑफ हाउस ऑफ आवर एनिमल ड्राइव्स। इंसान के अंदर का जो जानवर होता है ना, वो होता है अनकॉन्शियस, जो नॉर्मली बाहर नहीं आता। और इसी को हम कहते हैं इड भी कहते हैं कई बार, जब हम पर्सनालिटी के अंदर इसकी बात करते हैं तो ये इड कहलाता है। अच्छा जी, ये एनिमल ड्राइव्स क्या होती है? एक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन और एनिमल्स क्या है? सपोज मैंने एक चिकन का टुकड़ा लिया, दो इंसान भूखे हैं, ठीक है जी, और दो कुत्ते भूखे हैं, या दो गली के डॉगीज भूखे हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने दोनों के सामने रखा, दो इंसानों के सामने और दो डॉगीज के सामने। इंसान क्या करते हैं, सपोज इंसान भूखे तो है बट ऐसे ठीक है चलो बाद में खा लेंगे। सपोज हमारे सामने रखा दो इंसानों के सामने, तो उन्होंने क्या किया, शेयर कर लिया। एक ने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है खाने का, एक कहेगा नहीं जी छोड़ छोड़ यार चल कोई नहीं, कई बार दोनों खाए ना। वहीं डॉगीज क्या करेंगे, अगर दोनों बेचारे डॉगीज भूखे हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। देखा है आपने, डॉगीज बहुत लड़ते हैं खाने के पीछे। हैव यू सीन दैट? Yes, sir. है ना। सो व्हाट इज Yes, sir. दैट? ये उनके अंदर की एनिमल ड्राइव्स होती हैं। तभी डू यू रिमेम्बर केदारनाथ के अंदर फ्लड्स आ गई थी? डू यू गाइस नो दैट? Yes, sir. Yes. है ना। तो व्हेन केदारनाथ गॉट फ्लडेड, उसकी थोड़ी सी मंजर दिखाता हूँ, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है भैया। केदारनाथ की जब अंदर फ्लड आई थी, जो लोग फंस गए थे, उस टाइम पे लोगों के अंदर का जानवर बाहर आ गया था। लोगों के अंदर का जानवर बाहर आ गया था। कैसे बाहर आ गया था इस लोगों के अंदर का जानवर? लोग एक एक रोटी के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। लोग डेड बॉडीज के ऊपर से जेवरात वगैरह ये सब हटा रहे थे। केदारनाथ फ्लड, रोटी अगर मैं बात करूं, ऑल देखो, कैंटीन अब गेट सेकड़ यात्रा आफ्टर द नाचर, बेसिकली एक एक रोटी 500 रुपए की बेची है लोगों ने। लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, है ना। यही तो चीजें होती हैं, यही होता है, इंसान एक दूसरे को मारने लग जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दूसरे को मारना क्या ये इंसानों का नॉर्मली तौर तरीका हो सकता है? नहीं ना, ये जानवर करते हैं। और ये जानवरनेस इंसान के अंदर कब जाग जाती है? तभी जागती है जब हमारे अंदर एनिमल ड्राइव्स आ जाती है, जब हमारे अंदर एनिमल ड्राइव्स आ जाती है। दिस इज व्हाट इज ह्यूमन के अंदर इंस्टिंक्ट, एनिमल ड्राइव्स, समझे? दैट इज व्हाट आवर अनकॉन्शियस इज ऑल अबाउट। दिस इज बेसिकली इट। ठीक है जी। तो कितना बुरा मंजर हो गया था इस पूरे एरिया का। चलो, तो यहां तक की बात थी, अनकॉन्शियस समझ में आया। हमारी अंदर के जानवर को ये रखता है, हमारी एनिमल्स ड्राइव, सेक्सुअल इंपल्सेस, अग्रेसिव इंपल्सेस, इन सब को अपने अंदर रखता है। इसी के साथ मजा आया क्लास में या बोरिंग लगी? मजा आया. हाँ ये समझ गया मैं कैसा मजा आया। कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें मजेदार होते जाएंगी। ठीक है जी। चलो, विद दैट आई एंड द लेक्चर ओवर हियर।